3 डिजिट नंबर्स कितनी है? 3 डिजिट इवन नंबर्स। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 की बात कर रहे हैं। 3 डिजिट इवन नंबर्स कितनी होंगी बोलो? और 4 डिजिट इवन नंबर्स कितनी होंगी? तो 3 डिजिट के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशंस जो होंगी 3 डिजिट के लिए वो क्या होंगी? 200 से बड़ी होनी चाहिए थी। दिस प्लेस विल बी फिल्ड बाय व्हाट आर द डिजिट्स यू हैव टू यूज। कौन कौन से डिजिट इस्तेमाल करनी है? तो इसमें क्लियर मेंशन्ड है कि डिजिट जो आपने यूज करनी है वो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4 इन डिजिट का इस्तेमाल करके ही नंबर फॉर्म करनी है। तो इस प्लेस पर हम क्या डाल सकते हैं? इन ऑर्डर दैट द नंबर बिकम्स लार्जर देन 200 दिस प्लेस विल बी फिल्ड बाय आइदर 3 और 4। तो इस प्लेस के लिए 2 वेज है, और वो कौन कौन से वेज हैं? 3 और 4। 2 डाल सकते हैं कि नहीं? डाल सकते हैं। गुड, 2 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 4 एंड 2 तीन ऑप्शन रखे। अच्छा जी, तो 3 वेज यहाँ रख दिए हमने, और इन दोनों प्लेसेस को फिल करने के कितने वेज हैं? तो कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, 0 1 2 3 4, ये 5 में से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं इस प्लेस के लिए, कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं इस प्लेस के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस प्लेस को फिल करने की मेरे पास कितनी चॉइस होगी? 5। इसको फिल करने की कितनी चॉइस होगी? 5। तो नंबर ऑफ नंबर्स क्या आई? नंबर ऑफ नंबर्स कितनी आएंगी? 75 या 74? 75 या 74? 25। 75 नंबर्स आएंगी, बट उसमें एक नंबर होगी जब यहाँ पर आपने 2 पुट कर दिया और यहाँ पर 0 0 कर दिया, तो 200। वो 200 से बड़ी नहीं है, तो एक नंबर हम माइनस करेंगे। एक्सक्लूडिंग 200 वी गेट 74 नंबर्स। अब आ जाते हैं 4 डिजिट की नंबर बात करते हैं। 4 डिजिट नंबर जो हमें फॉर्म करनी है वो कौन सी नंबर्स होंगी? जो 3000 से स्मॉलर हो। तो हमारे पास 4 प्लेसेस फिल करने हैं। इस प्लेस को फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? अच्छा, अभी एक और इश्यू है कि हम सर लोग ऊपर वाले में इवन नंबर नहीं चाहिए, हाँ 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 हाँ, इवन तो नंबर। लास्ट वाले में 2 वेज तो उसको हम लोगों ने 3। रूल आउट किया, तो यहाँ पर बेटा होगा 0 2 एंड 4, तीन ही नंबर यहाँ फिल कर यस सकते। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास 3 वेज होंगे, और वो 3 वेज में हमारा आएगा 3 3 जा 9 5 जा 45 आएगा, और इनफैक्ट 44 आएगा। तो 45 इन टोटल, और इसमें 44 हो जाएगा 200 को एक्सक्लूड करके। अब इसमें आ जाओ 4 डिजिट इवन नंबर में क्या करेंगे हम? 4 डिजिट इवन नंबर की बात करेंगे तो इस प्लेस को फिल करने की कितनी चॉइसेस हैं? 2। 1 एंड 2। यस सर। तो 2 वेज है, एंड दे आर 1 एंड 2। और इस प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस है? वही तीन चॉइसेस है। और मिडिल प्लेसेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस है? 5 5 ईच। सो इन द प्रोसेस, बिकॉज 1 एंड 2 लिया है, तो ऑब्वियस बात है कि 3000 नहीं फॉर्म होने वाली इसमें, है ना? 3000 से जो भी नंबर फॉर्म होगी वो छोटी वाली ही फॉर्म होगी। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा क्या? नंबर ऑफ नंबर्स बोलो क्या आएंगे? 10 150, and therefore total number of numbers formed जो 200 से 3000 के बीच है और इवन है, तो उसका आंसर आ जाएगा कितना? 150 प्लस 44।
कितना हो गया भाई? 194 नंबर्स। ठीक है, तो दिस वाज द आंसर। अब आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है या कुछ दिक्कत थी। ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में कोई ट्रबल रहा हो, इस वजह से पूछा गया हो ये क्वेश्चन। ओके 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 ओके, ठीक है। आंसर इसका डी होगा, डी, नन ऑफ दिस। कर लो आंसर को एक बार चेक कर लो भाई। ठीक है जी, क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? इट वाज क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्या था? इसको वैसे आंसर क्या था? गिवन क्या था आंसर? डी। डी। 51। 51 तो होने का कोई चांस नहीं है जी, एब्सोल्युटली। एक बार रिव्यू कर लेते हैं वैसे। सर उसमें विदाउट रिपीटेशन होगा। विदाउट रेपिटेशन होगा तो हो सकता उससे आ रहा है सर। हाँ, विदाउट रेपिटेशन होगा तो हो सकता है, बट ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ तो हम ये बात कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें एक सेकंड, क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन्ड है कि विदाउट रेपिटेशन है। हाउ मेनी इवन नंबर बिटवीन 200 and 3000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4? हालांकि रेपिटेशन अलाउड है, ये भी लिया नहीं हुआ है, तो आप विदाउट रेपिटेशन वाला केस भी करके देख लेना। सर मैंने आपको एक बार मैसेज करके पूछा भी था सर ये कि कुछ भी नहीं दिया हो तो क्या करना है। हाँ, सर फिर क्या कुछ दोनों ट्राई करके मतलब? नहीं, मतलब वो बात तो सही है कि आपको दोनों देख, अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो दूसरा पॉसिबिलिटी भी देखना ही पड़ेगा, बट अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो रेपिटेशन अलाउड ही मान करके करते हैं, क्योंकि विदाउट रेपिटेशन होगा तो मेंशन होना चाहिए। बिकॉज अगर उन्होंने बोला कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर फॉर्म यूजिंग दोज डिजिट्स विच लाई बिटवीन 200 and 3000, तो भाई ये बताओ कि अगर कोई नंबर है 220 तो उसको हम क्यों डिसरिगार्ड करेंगे? 220 लाइज बिटवीन 200 and 3000, इट इंक्लूड्स द डिजिट गिवन। जो डिजिट बोल रहे हैं उसी डिजिट को इस्तेमाल करके बन रही है, तो हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते अनलेस दे स्पेसिफाई कि आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। तो कर जाएंगे विदाउट रेपिटेशन वाला केस, कर जाएंगे ना? विदाउट रेपिटेशन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ जरा मुझे, उसमें केसेस बनाने पड़ेंगे। उसमें सर जीरो दिक्कत करेगा। हाँ, उसमें प्रॉपर केस बनाना पड़ेगा। जैसे मान लिया अगर आपने, जैसे यहाँ पर 2 3 4, तो हमने सबके लिए एक तरीके से कर दिया, बट आपको वहां पर करना पड़ेगा कि अगर यूनिट डिजिट पर 2 है, ये फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ 2 है या 4 है तो अलग तरीके से जाना पड़ेगा, और अगर 3 है तो अलग तरीके से जाना पड़ेगा। जैसे अगर 3 डिजिट की नंबर बना रहे हैं हम, तो ऐसे सोचो आप कि यहाँ पर 2 वेज हैं, या तो 2 या तो 4। अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक डिजिट इवन वाली तो आपने यूज कर ली, तो उस केस में इस प्लेस के लिए चॉइसेस क्या रह जाएंगी? टोटल इस प्लेस की चॉइसेस 3 थी, बट बिकॉज सिंस 1 डिजिट हैज बीन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हियर, तो दिस प्लेस हैज ओनली 2 चॉइसेस। 2 जो हाँ, ओनली 2 चॉइसेस होंगी, और इस प्लेस के लिए तो ऑब्वियसली सारी चॉइसेस होंगी, 5 चॉइसेस होंगी। तो एक पॉसिबिलिटी, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? नहीं सर मैं कहता हूँ 3 लेंगे तो आखिरी के लिए 3 चॉइस सब मिलेंगे पूरे। हाँ, जब इस वाले प्लेस पर आप एक तरीके से फिल करेंगे दैट इज 3, तो ये 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है 3 यूज किया, तो ऑब्वियसली उस केस में यहाँ पर हमारे पास फिल करने के लिए सारी की सारी चॉइसेस हैं, 3 वेज होंगे, और इस प्लेस को फिल करने के लिए 5 वेज होंगे। 5 होंगे कि 4 होंगे कि 2 होंगे? अब यहाँ भी एक चक्कर है, यहाँ 5 नहीं होंगे किसी केस में। क्यों? क्योंकि टोटल डिजिट हमारे पास कितनी है? 5 है। आउट ऑफ दोज 5, 2 डिजिट्स आर ऑलरेडी बीन यूज्ड, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 वेज होंगे।
और इस केस में भी 3 वेज ही होंगे, 2 डिजिट हम इस्तेमाल कर चुके हैं। इस केस में वो 200 वाला चक्कर भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज यस सर, वो नंबर तो रिपीट हो ही नहीं सकती, तो 200 जैसे नंबर बन नहीं सकता 200। हाँ बन ही नहीं सकता। तो एक 3 डिजिट वाले काउंट कर लिया, इसी तरह से 4 डिजिट वाले काउंट कर लेंगे, है ना? तो Yes, sir. 4 डिजिट वाली भी काउंट कर लो इसी तरह से। 4 डिजिट वाली कैसे काउंट करेंगे, बोलो, समझाओ आप मुझे। सर 1 और 3 का एक केस ले लेंगे और 2 और 4 का शायद दूसरा। तो हाँ, 1 और 2 का ही लेंगे सर, 3 इस और वाले 4 तो बड़ा हो जाएगा। इस वाले प्लेस पर 3 तो चाहिए ही नहीं, यस सर, इस सॉरी, प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 1 और 2 का अलग केस। तो 1 का एक केस लेंगे और 2 का एक केस लेंगे। बता दो फटाफट जल्दी से। अगर यहाँ 1 फिल किया, मतलब नंबर ऑफ वेज हम डाल रहे हैं, आई एम सॉरी, ये 2 नहीं रखेंगे, नंबर ऑफ वेज 1 ही रखेंगे ना दोनों में। इसमें 1 जो है वो 2 फिल किया है और इसमें 1 वे जो देख बता रहे हैं वो 1 फिल किया। एनीवे अगर यहाँ 1 फिल किया तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हैं? 3 वेज हैं, 3 3 वेज। और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस को 3 into 2 वेज। और इस प्लेस के लिए अगर यहाँ पर 2 फिल किया तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 वेज है। 2 वेज 2 वेज हैं क्योंकि यहाँ पर एक नंबर जो अनऑक्यूपाई हो गए, फिर यहाँ पर 3 into 2 वेज है। अब काउंट कर लो फटाफट। पहले केस का आंसर क्या है भाई? 12। इसका आंसर क्या है? 9। इसका आंसर क्या है? 18। इसका आंसर क्या है? 12। टोटल आंसर क्या आएगा? 51 ही आ रहा है सर। तो टोटल आंसर आ गया तुम्हारा 51। एनीवे इसके बाद नेक्स्ट जो डाउट था वो था इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे थे। हाँ यस 22 क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है, 22 क्यों पूछा जाएगा? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 का 22। अच्छा ओके, हो सकता है भाई। नंबर ऑफ 3 डिजिट numbers of the form A B C such that A is less than B and C is less than B, ऐसा कुछ पूछा है। तो 3 डिजिट की कितनी नंबर है जो डिजिट के बारे में एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया गया है? तो ये भी देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 22। और भी अगर किसी का सेकेंड एक्सरसाइज में कोई भी इश्यू है तो प्लीज लेट मी नो इमीडिएटली। Here we are talking about a number ABC. ABC are 3 digits with a condition that A has to be smaller than B and C is smaller than B. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि the B is the largest digit, the middle one is largest digit. ठीक है ना? तो जो मीन डिजिट है, मिडिल डिजिट है, वो सबसे बड़ी होनी चाहिए और दोनों डिजिट जो है उससे छोटी होनी चाहिए। ऐसी कितनी नंबर 3 डिजिट की आप बना सकते हैं? क्या करना चाहिए आप बताओ जरा मुझे। अगर मिडिल वाली डिजिट लार्जेस्ट है, बी हाँ क्या बी की अलग अलग वैल्यूज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। हाँ तो सर बी एक की पैटर्न बन जाता है सर। हाँ B क्योंकि की जगह बी की वैल्यू जो है वो क्या नहीं हो सकती, और डिजिट अच्छा डिजिट रिपीट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते। क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सारी नंबर बोल रहे हैं 3 डिजिट की, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि बी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये तो Zero फर्स्ट 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 होगा तो इन एक्सट्रीम डिजिट को 0 रखना पड़ेगा, और 0 रखेंगे तो 3 डिजिट की नंबर रहेगी नहीं, क्योंकि हमें 3 डिजिट की नंबर भी तो फॉर्म करनी है ना। तो नंबर मस्ट कंटेन 3 डिजिट। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी के लिए हमारे पास जो चॉइसेस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि बी की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। अगर बी 2 है तो ए और सी के लिए कितनी चॉइसेस हैं?
सो ए के लिए एक चॉइस है और सी के लिए 2। ए के लिए एक चॉइस है, सी के लिए 2। ए कैन नॉट बी 0, तो ए विल बी ऑलवेज 1 एंड सी के लिए 0 1 दोनों चॉइस है। तो अगर मैं ए की बात करूं और सी की बात करूं तो ए के लिए 1 चॉइस है, ए इक्वल टू 1 होगा, सी की वैल्यू या तो 0 होगी और या तो 1 होगी। तो एक्चुअली आपके पास में इस केस में 2 नंबर्स बनेंगी। अब बात आती है कि अगर बी की वैल्यू 3 है तो ऑब्वियसली हमेशा एक पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा कि 3 से प्रीसीडिंग कितनी नंबर्स हैं, 0 1 2 3 नंबर्स हैं, बट ए के लिए 0 नहीं होगा तो ए के लिए चॉइसेस 2 होंगी, ए के लिए या तो 1 या 2 और सी के लिए चॉइसेस होंगी 3, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो फाइनली हमारे पास कितनी नंबर्स बनेंगी, 6 नंबर्स बनेंगी। तो एक सीरीज बनेगी कि नहीं? यस सर, सो सिग्मा n स्क्वायर माइनस n। हाँ जी, हाँ जी। तो ए के लिए अब चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 और सी के लिए चॉइस हो जाएगी 0 इंक्लूड के 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 मतलब आपको सीरीज बन गई क्या, के सिग्मा के इंटू के प्लस 1, वेयर के की वैल्यू मिनिमम क्या होगी 1 और मैक्सिमम क्या होगी, जब आप बी की वैल्यू क्या रखेंगे 9, जब बी 9 रखेंगे तो ए की चॉइस क्या होगी 7 8, ए की वैल्यू 8 होगी, ए की 8 पॉसिबल वैल्यू होगी और उसकी होगी 0 से होकर 9। तो ऑब्वियसली ये आंसर आ जाएगा। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, सिग्मा के स्क्वायर प्लस सिग्मा के। सर इसमें फॉर्मूला लगाए बिना नहीं हो सकता वो वीएन मेथड से? हाँ वो भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर आप वीएन मेथड से लगाना चाहते हो तो हो जाएगा। कैसे होगा वीएन मेथड से बताओ? सर वो n प्लस वो k प्लस 2 माइनस k माइनस 1। कैसे? सर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे उससे k प्लस 2 माइनस k माइनस 1 से और फिर उससे डिवाइड कर देंगे, फिर 3 टर्म्स आ जाएंगी। एक सेकेंड, तुम क्या बोल रहे हो, थोड़ा मैं समझने की कोशिश करूं। ऐसे नहीं, इसको छोड़ो। हाँ, क्या बोला तुमने कि k इंटू के प्लस 1 था ना, तो इसको तुमने वीएन मेथड में ब्रेक कैसे किया, डिफरेंस में? इसको डिफरेंस में कैसे ब्रेक किया तुमने? सर k प्लस 2 माइनस k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके बाहर। तुमने इसको k प्लस 2 माइनस k माइनस 1, सर k माइनस 1 ब्रैकेट ये दिस इज 3 एक्चुअली, में। तो इससे तुमने मल्टीप्लाई कर दिया k इंटू के प्लस 1 को, मल्टीप्लाई करने पर इसका एक्सप्रेशन जो है 3 गुना हो गया। रूट 3 से डिवाइड भी कर। अच्छा जी, फिर क्या हुआ ये, k इंटू के प्लस 1 में मल्टीप्लाई किया तुमने और 1/3 भी कर दिया, और k वेरीज 1 to 8 था। फिर क्या किया तुमने, सर अब हो गया वो वीएन। k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 हो गया, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 हो गया, और माइनस k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 हो गया। ठीक है, और फिर तुमने वीएन मेथड लगाया, आ जाएगा आंसर, तो यहाँ से भी आ जाएगा, बट यहाँ से भी तो उतना ही आसानी से आ रहा है, तो इतना एफर्ट डालने का जरूरत क्या था। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, बट यहाँ से क्या आ रहा है आंसर, 1 से 8 तक है, तो फॉर्मूला जानते हो, 8 इंटू 9 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस 8 इंटू 9/2। तो फर्स्ट वन इज 12 इंटू 17, सेकेंड वन इज 36, टू 40। तो आप चाहे वैसे कैलकुलेट करो चाहे ऐसे कैलकुलेट करो, योर आंसर इज दिस।
तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। फर्स्ट एक्सरसाइज T2 में किसी को और डाउट है क्या? 1 सेकेंड। अच्छा, 11th में आंसर मैच नहीं कर रहा है, ओके। और कोई इशू भी है? 11th क्वेश्चन में आंसर नहीं मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट मी सी। In how many ways 6 prizes can be distributed among 10 students in following manner? 3 in mathematics, 2 in physics, and 1 in chemistry. क्या किया भाई? क्वेश्चन नंबर 11 में 6 प्राइजेस हैं, है ना? मैथ्स की 3 है, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, 3 प्राइजेस मैथ्स में है। डेफिनेटली ये तीनों प्राइजेस जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, इट विल बी गोइंग टू 3 स्टूडेंट्स। एंड फिजिक्स की 2 प्राइजेस हैं, फिजिक्स 1 एंड फिजिक्स 2, एंड केमिस्ट्री की 1 प्राइज है, केमिस्ट्री 1। और ये प्राइजेस आपको जो है 10 बच्चों को देनी है ना? ये सारी प्राइजेस देनी है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज प्राइजेस, तो number of ways you can give the first prize of maths, into number of ways you can give the second prize of math, in number of ways you can give the third prize of maths, into number of ways you can give first prize in physics, into number of ways you can give second prize in physics, into number of ways you can give first prize in chemistry. So obviously this will be in 10 ways, this is in 9 ways, this is in 8 ways, into this is in 10 ways, into 9 ways, and into 10 ways. So your answer comes out to be 10 cube into 9 square into 8. This has to be answer. अब इसमें देख लो ऑप्शन में अगर कोई है, 10 cube 9 square 8, C ऑप्शन इज करेक्ट। सर पर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है सर। ऐसा भी हो सकता है सर कि एक है हाईएस्ट स्कोरर के लिए, दूसरा है जिसके प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स है, और हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। बट यूजुअली जब ये एक्सक्लूसिव ऐसा कोई क्लासिफिकेशन होता है तो वो मेंशन किया जाता है। जैसे वहां बोला कि अगर एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन है कि विदाउट रेपिटेशन, तो मेंशन किया जाएगा। विद रेपिटेशन तो ऑर्डिनरी बात है कि कितनी नंबर, सारी नंबर बताओ। ऐसे ही यहाँ पर है एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, अगर ऐसा होगा कि ये प्राइस इस तरह की है तो, नहीं तो 3 प्राइज मैथ्स, मतलब जो ऑर्डिनरी कन्वेंशन क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, फिजिक्स फर्स्ट सेकंड प्राइज, केमिस्ट्री क्योंकि उस तरह से एक्सक्लूसिव है तो केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल का होना चाहिए, तो ऐसा नहीं दिया। तो यहाँ पर हम केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मान के चलेंगे कि एक टेस्ट हुआ, एक एग्जाम हुआ, और उस एग्जाम में या एक किसी पर्टिकुलर क्विज में या टेस्ट में पहला प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज दे रहे हैं। तो मैथ्स में 3 दे रहे हैं, फिजिक्स में 2 दे रहे हैं, केमिस्ट्री में 1 ही है, केवल फर्स्ट प्राइज। तो मानता हूं मैं कि इसमें भी थोड़ा अगर स्पेसिफाई कर देते तो ज्यादा बेटर था। ठीक है, दैट्स इट। अगर उस तरह से सोचेंगे तब तो 10 की पावर 6 हो जाएगा आंसर, क्योंकि एक ही बच्चे को सारी प्राइज भी मिल सकती है। तो मैथ्स वाली प्राइज के लिए भी 10 वेज है, सेकंड के लिए भी 10 वेज है, सबके लिए 10-10 वेज होंगे। तो उस केस में आंसर 10 की पावर 6 हो जाएगा, और 10 की पावर 6 भी ऑप्शन है इसमें एक। तो तुम्हारी बात इस जगह पर जो है थोड़ा ट्रबल करती है कि क्यों वो नहीं होगा, है ना? तो मैंने सिर्फ बोला कि ऑर्डिनरी कन्वेंशन लिया जाता है हमेशा, जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता। एनीवे, T2 के बाद हम आ जाते हैं T3 में। T2 में और कोई इश्यू तो नहीं किसी को? एक इसका क्वेश्चन नंबर 30th जो था, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा कुछ एक फिगर है। 24 तक है हमारे। हाँ, क्या बोला, क्या? 24 तक थे सर। अच्छा, 24 तक ही थे।
यस सर 24 था दैट एक्चुअल टू। ओके, तो इसका मतलब मेरे पास दूसरी बुकलेट में यूज कर रहा हूँ, पुरानी वाली। एनीवे इसमें मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप जरा करके बताओ, अभी करो फटाक से, जल्दी से आंसर कर दो, फिर आगे चलते हैं। ऐसा एक फिगर है, देयर आर हाउ मेनी बॉक्सेस यू कैन ऑब्जर्व? 8 बॉक्सेस हैं, अरेंज इन सर्टेन फैशन in rows and column. तो क्वेश्चन है, the number of ways the letter of the word person ये एक वर्ड है person, इसके लेटर्स को अरेंज करना है, can be placed in the squares of these figures shown so that no row remains empty. Number of ways the letters can be arranged in the figure, one in each box, so that no row remains empty. कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए। जल्दी बोलो आंसर। टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं? 6। टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 8। That means whenever and howsoever you place these letters into the boxes, one letter in each box, then you will see that in all possibilities 2 boxes will remain empty, क्योंकि 6 ही बॉक्स ऑक्यूपाई होंगे, 2 तो खाली रहेंगे ही रहेंगे। तो बोल रहे हैं कि कितने ऐसे वेज हैं जिसमें कोई रो खाली ना हो। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फटाफट जल्दी से बताओ। जो जो आंसर आप बोलते जा रहे हो मैं लिखते जाऊंगा, वो एक ऑप्शन बनता जाएगा। साकेत ने आंसर दिया भाई 6C3 into 2 into 2 into 4 into 5C3 into 3 factorial. Big answer. वैसे अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन मैं दे देता हूँ 18720, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 17820 और एक है 18700 और एक है none of these. ये सुकृत का आंसर तो मुझे थोड़ा क्लोज लग रहा है। तुमने क्या बोला साकेत? 4C2 into 6 फैक्टोरियल, क्यों भाई? लॉजिक क्या है, जरा एक्सप्लेन करो। सर वो नीचे वाले में से कोई 2 बॉक्सेस उठा लिए और बाकी बचे हुए को अरेंज कर दिया। ओके सर हॉरिजॉन्टल होती है ना रो? हाँ, रो हॉरिजॉन्टल होती है। तो आपने बोला कि लास्ट वाली जो थर्ड रो है उनमें से कोई 2 बॉक्सेस को हमने चूज किया एम्प्टी रखने के लिए। अच्छा सर, फिर इसमें आगे और भी ऐड आ जाएगा। देखो बहुत सीधी सी बात है कि कोई रो एम्प्टी कब होगी, ये सोचो। कोई रो एम्प्टी तभी होगी जब उस रो में एक भी लेटर नहीं जा रहा। सर 26 into 6 फैक्टोरियल। नहीं, एक आंसर मुझे सही दिख रहा है। 26 into 6 फैक्टोरियल के पीछे तुम्हारा क्या लॉजिक है, बताओ मेहुल। सर मैंने तो पहले टोटल वेज निकाले 8C6 into 6 फैक्टोरियल,
उसके बाद Right. फिर रो 1 एम्प्टी की, रो 2 एम्प्टी की, फिर वो सही है, टोटल में से सही है, माइनस करते हैं। सही है, सही है, सही है। सुकृत, तुम भी यही सोच रहे थे आई थिंक। यस सर, सेम ही है। बिल्कुल। देखो, बिल्कुल सही बात है कि जब हमारी कोई रो तभी एम्प्टी होगी जब सारे उसके बॉक्सेस एम्प्टी हों। तो देखो, रो 4 तो एम्प्टी कभी नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो, रो 4 कैन नेवर बी एम्प्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आर रादर रो 3, आई एम सॉरी, R3 कैन नेवर बी एम्प्टी, चाहे जैसे फिल करो। And since R3 can't be empty, and therefore either R1 or R2 may be empty or can be empty, but not both. But not both. ऐसा भी नहीं हो सकता कि R1 और R2 दोनों empty हो जाए एक साथ। Keeping these three observations in mind, what do you say? You will say that either R1 is empty, R1 empty है तो कितने वेज होंगे, और R2 empty है तो कितने वेज होंगे। वो वेज हम काउंट कर लें। तो R1 एम्प्टी है, फर्स्ट रो अगर एम्प्टी कर रहे हैं तो 6 लेटर को 6 फैक्टोरियल वेज है, और R2 एम्प्टी है तो भी 6 फैक्टोरियल वेज है। यहां तक बात समझ में आ रही है? और टोटल कितने वेज है बेटा? टोटल, तो देयरफॉर ये अनडिजायर्ड केसेस हैं ये दोनों, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? तो ये 8 में से सारे पॉसिबिलिटी निकालो, 8p6, 8 में 6 अरेंज कर दो, या 8c6 इंटू 6 फैक्टोरियल, चाहे जैसे लिखो, माइनस ये ट्वाइस ऑफ 6 फैक्टोरियल, ये माइनस कर दो। यस सर, 26 into 6 फैक्टोरियल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे कैलकुलेट कर ले, दिस इज द आंसर, बाकी आंसर ऑप्शन आप चेक कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए साहब गेम, सॉरी टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 में सिर्फ एक डाउट मेरे को पूछा गया है, अगर आपके हैं तो प्लीज शेयर। 19th क्वेश्चन, थर्ड में सिर्फ 19th क्वेश्चन है, किसी का अगर डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। T3 question number 19. It says that letter of the word Kanpur are arranged in all possible ways as in dictionary, then rank of the word Kanpur। यार ये तो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, इसमें तो कोई खास बात है नहीं। रैंक फ्रॉम द लास्ट बोल रहे हैं, रैंक फ्रॉम द लास्ट मतलब क्या होता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इट विल बी एक्चुअली 3 और 3 6 हैं टोटल, तो 6 फैक्टोरियल टोटल बनेंगे, माइनस रैंक फ्रॉम द बिगिनिंग। बोलो, रैंक फ्रॉम द बिगिनिंग +1। जैसे अगर आप बोलते हो कि ये ऐसे, ये मान लो कुछ है, अब ये बिगिनिंग से रैंक है क्या 6, तो लास्ट से रैंक क्या होगी? इधर से काउंट करते समय से रैंक क्या होगी? तो टोटल कितने हैं? 9, 9 में से 6 माइनस कर दो बिगिनिंग वाली रैंक और एक ऐड कर दो। तो दिस इज द बेसिक थिंग, और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। बिगिनिंग से रैंक निकालना मैंने आपको बताया हुआ है। इसका अल्फाबेटिक सीक्वेंस क्या होगा? तो ए होगा, ए के बाद के होगा, के के बाद एन होगा, एन के बाद पी होगा, पी के बाद आर होगा, आर के बाद यू होगा। तो ऑब्वियसली हमारा इस लेटर के पहले हमारे क्या है? ए से सारे वर्ड बनेंगे, तो ए से कितने बनेंगे जी? तो 5 फैक्टोरियल। फिर के का नंबर आएगा, के अगर आपने फर्स्ट लेटर फिक्स किया तो आप जानते हो क्या करते थे, के को यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ कर दिया, के को यहाँ से उड़ा दिया। के बाद नेक्स्ट लेटर हमें क्या चाहिए? ए, तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि ए से पहले कोई है नहीं, के ए हो गया। ए को हटाया, ए को टिक किया, ए के बाद हमें एन चाहिए, एन से पहले कोई नहीं तो एन भी अपने आप आ जाएगा।
एन भी टिक किया, एन हटा दिया, एन के बाद पी चाहिए, पी आ जाएगा अपने आप, तो ये पी भी टिक किया, पी हटा दिया। पी के बाद हमें आर चाहिए, लेकिन आर से पहले यू आएगा, तो यू आर, हाँ हमें पी के बाद में, पी के बाद हमें यू चाहिए ना, ओके, तो यू चाहिए, बट यू से पहले आर आएगा, आर, तो आर यू एंड देन यू आर, ये है उसकी रैंक एक्चुअली। तो रैंक कितनी आई है टोटल? 5 फैक्टोरियल प्लस 122 आई, तो योर आंसर विल बी 720 minus 121, and therefore you can calculate I think it is 599. आप वहां से चेक कर लीजिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। एनीवे, और थर्ड में तो कोई डाउट किसी ने नहीं पूछा हुआ है किसी का कोई डाउट इसके अलावा? तो मैं, नहीं है तो फर्दर आगे मूव करते हैं फिर फिफ्थ में, क्योंकि फोर्थ में कोई डाउट किसी ने नहीं शेयर किया है। तो आई एम गोइंग टू फिफ्थ एक्सरसाइज। सर फोर्थ टेक्सचुअल फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन देखना था एक बार। ओके, टेक्सचुअल फोर्थ का फिफ्थ बोल रहे हो ना, T4 का फिफ्थ क्वेश्चन। There are n numbered sheets, n numbered seats around a round table. एक सर्कुलर टेबल है, उस सर्कुलर टेबल पे n सीट्स हैं और वो नंबर्ड हैं, मतलब है कि S1 एक सीट है, S2 एक सीट है, S3 एक सीट है, S4 एक सीट है, ऐसे Sn सीट्स हैं। The important thing is they are numbered. So since seats are numbers, so distinct, and therefore linear permutation has to be followed. क्योंकि सर्कुलर का बात ही खत्म हो गया ना। अब आ जाओ कि बोल रहे हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n1 persons, n1 is less than n, n1 is less than n, तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n1 persons। अब आप बताओ जी सुकृत। यस सर, पता लग गया सर। हाँ, तो इसमें आप बोलोगे n1 np n1, n में से, सॉरी n1 होगा, n में से n1 को अरेंज करना है, और लीनियर परमुटेशन का केस होगा जी, उसमें सर्कुलर का कोई रोल नहीं होगा। सर्कुलर का रोल तब होता है जब वो सीट सारी जो है वो अनआइडेंटिफाइड है, और आप उस पे सर्टेन नंबर ऑफ, जैसे अगर ये अननंबर्ड सीट्स होती हैं तब ये सारी सीट्स की पोजीशन आइडेंटिकल हो जाती, उनकी सिचुएशन आइडेंटिकल हो जाती, तब हमें पहले एक सीट को रेफर करना पड़ता, तो n-1 वाली बात आती फिर। एनीवे, और बताओ, और कोई क्वेश्चन? इसमें और कोई क्वेश्चन तो नहीं है डाउट में? टेंथ क्वेश्चन हो गया था? यस सर, हो गया था। Total number of selection of at least one and at most n things
फ्रॉम 2n+1 डिस्टिंक्ट थिंग, हो तो क्या होगा मोस्टली का, बट फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ जल्दी से। तो 2n+1 C1 plus 2n+1 C2 plus 2n+1 C3 up to 2n+1 Cn, ये क्या होगा? सर हमारे पास अलग, हाँ नहीं भाई, अलग हो ही नहीं सकता। सर ये टेक्सचुअल 5 में है, 4 में नहीं है, ये जो 10th क्वेश्चन। ऐसा क्या? अच्छा ये- अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, चलो तब T5 ही जाना है फिर तो, क्योंकि T4 में और कोई डाउट है नहीं, किसी ने और कोई शेयर नहीं किया डाउट, तो T5 सीधे चलते हैं। T5 में डाउट हैं, कुछ लोगों के हैं। T5 के डाउट्स में क्या क्या है? 4th 13th 25th, ओके जी। और कोई डाउट है इनके अलावा? एक बार देख लेना आप लोग। 4th, एक मैं 10th भी डिस्कस कर ही दूंगा, एंड 13th एंड 25th का भी। फोर्थ क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू डिवाइड अ set P of n element into two non-empty disjoint subset whose union is P। हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन भी यहीं पर करा दूंगा। क्वेश्चन क्या पहले पढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू डिवाइड अ सेट P, एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, मतलब मान लो सेट S है जिसके अंदर n एलिमेंट है, वो एलिमेंट है x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है। और बोल रहे हैं इस सेट को हमें दो डिसजॉइंट सबसेट्स में P एंड Q में डिवाइड करना है जो नॉन एम्प्टी है। P एंड Q दे आर सबसेट ऑफ S एंड P इंटरसेक्शन Q phi है एंड P एंड Q आर नॉन एम्प्टी है। तो इन्होंने बोला कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू फाइंड सच टू सबसेट्स। उनकी खासियत है कि P और Q का यूनियन जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? P, अच्छा ये S नहीं, S को P बोलो आप। ओके जी, तो इसको थोड़ा नेम अलग कर दो बेटा। हाँ जी, ऐसा देख लो आप कि दिस इज P एंड दिस इज A एंड B आर टू सबसेट्स ऑफ P। A इंटरसेक्शन B इज नल सेट, A यूनियन B इज P, और A और B डिसजॉइंट है। तो कितने वेज होंगे? अच्छा 12th भी है, ठीक है कोई बात नहीं, 12th भी देख लेते। क्या करना चाहिए ऐसे केस में? तो एक सिचुएशन बहुत सिंपल सोचने की क्या है कि भाई देखो, अगर A और B का यूनियन B है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक सेलेक्ट करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ए सेट के लिए मैंने, ए सबसेट के लिए मैंने यहां से कुछ एलिमेंट चूज किए P से, और जो बच गए वो ऑटोमेटिकली B को मिलने चाहिए, क्योंकि A और B को यूनाइट करके पूरा सेट फॉर्म हो जाना चाहिए। A और B में कुछ कॉमन भी नहीं, इसको बोलते हैं पार्टीशनिंग, कि आप इस सेट के दो पार्टीशन करने हैं आपको, ऐसे इधर वाले A में गए, उधर वाले B में गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि कितने वेज होंगे बोलो? जितने वे से आप A सेट को सिलेक्ट कर सकते। तो नंबर ऑफ सच पार्टीशंस is equal to number of ways of choosing of forming subset A। A सबसेट को फॉर्म करने के टोटल कितने वेज हैं?
बोलो। टू रेज टू द पावर एन, -2 टू टू द पावर एन। इसमें दो केसेस हमारे अनडिजायर्ड हैं, कौन से? जब a empty हो जाए, जब आपने a में कुछ भी नहीं लिया, a नल सेट हो गया और b में सारे एलिमेंट चले गए, वो नहीं चाहिए। और एक जब a में सारे ले लिए तो b नल हो गया, वो नहीं चाहिए, तो -2। या इसको ऐसे बोल सकते हो कि भाई a में 0 नहीं लेना है, तो NC 0 नहीं होना चाहिए, तो NC 1 से काउंटिंग शुरू होगी, NC 1 से काउंटिंग शुरू होगी। NC 1 दो एलिमेंट लेंगे तो NC 2, 3 लेंगे तो NC 3, और मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? NCn -1। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये सिग्मा NCR जो है R वेरीज 0 to n, इसमें से दो मिसिंग है, NC 0 और NCn मिसिंग है। तो ये वाला तो आप जानते हैं 2 की पावर n होता है और -2। आई होप सबका आंसर, सभी इत्तेफाक रखते हैं, इससे कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी केस में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी से, ठीक है? आप वो बताएंगे मुझको, आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख लो, अच्छे से लिखो, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? क्या है? गिवन अ सेट P, वही सेम, एंड a subset A of P is chosen, then the P is reconstructed by replacing elements of A into it, then a subset B of P is chosen, and set P is again reconstructed by replacing the element into it। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? Elements of B into it, and this process is repeated and the process goes on। मतलब एक सेट P है जिसमें n एलिमेंट है, और उसमें से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करके सबसेट A बनाया। अब वो A सबसेट जो बना उसको नोट कर लिया, फिर A सेट के एलिमेंट को वापस P में डाल दिया, P वापस जैसा का तैसा हो गया, जैसा था वैसा ही हो गया। अब रैंडमली उसमें से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करके B सबसेट बना, उसको नोट कर लिया, फिर B के एलिमेंट को वापस उसमें डाल दिया, फिर से सेट P वैसा का वैसा हो गया। अगेन यू आर चूजिंग A, replacing back, choosing B, replacing back, again choosing A, replacing back, choosing B. So you'll see that there will be a list of pair of subset arrive, A and B सेट की लिस्ट बन जाएगी। जैसे यहाँ A लिखा, ऐसे B लिखा, ऐसे कॉलम में अब A का जो सिलेक्शन यहाँ मेंशन करते गए, फिर B का A का सिलेक्शन, B का सिलेक्शन, फिर A का सिलेक्शन, B का, ऐसे एक लिस्ट बन जाएगी। आपको क्या बताना है? क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं हटा देना बेटा। क्वेश्चन है फाइंड the number of ways of choosing pair of subsets A and B if and only if A intersection B is null set, पहला केस है पहला, and A union B is
P, ये पहला केस है। इनफैक्ट वो आंसर भी कर चुके आप, है ना। दूसरा केस, A intersection B, number of A intersection B is 1. दूसरा केस, number of A intersection B, अच्छा A union B is P, ऐसा लिखेंगे। Number of A intersection B is 2 and A union B is P। बताओ आंसर क्या होगा। और तीसरा केस अगर मैं सिर्फ ये लिखूं, चौथा केस कि A and A intersection B contains exactly 3 elements, that's it. A intersection B contains exactly 3 elements. अब फटाफट जरा सोच के बताओ मुझको, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए और आंसर करने के लिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। 13 हो गए थे वो भी, मतलब थर्ड फोर्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखो पहली बात तो ये है कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि अगर कोई कंडीशन न दी जाए, नो कंडीशन इज गिवन, तो आंसर क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सबसेट्स A and B in this list, टोटल कितने सबसेट्स होंगे इस लिस्ट में। मतलब ये लिस्ट जो बनेगी ना, तो ऐसे 2-2 के कितने ऐसे, जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, तो ऐसे टोटल कितने होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताओ पहले। वर्बली बोलो, अगर 2-3 पार्ट का आंसर, चारों पार्ट का आंसर आप सोच चुके हो तो आप बोलो कि टोटल कितने सबसेट बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एम्प्टी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये एम्प्टी हो जाए और इसमें कुछ एलिमेंट हो। अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ए यूनियन बी ऐसा होना चाहिए, इंटरसेक्शन कुछ, नथिंग। तो आप बोलेंगे पावर ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ n। यस, सिंपल सी बात है, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। या तो ऐसे बोलो या ऐसे बोलो कि भाई ए सबसेट के लिए हमारे पास चॉइसेस क्या है, या तो एक नो एलिमेंट होगा, या तो 1 एलिमेंट होगा, या तो 2 एलिमेंट होगा, और अप टू NCN। और बी के लिए भी वही चॉइस है। इसमें सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए में 0, बी में 0, ए में 0, बी में 1, ए में 0, बी में 2, ए में 0, बी में 3 एंड सो ऑन। तो ये वही आ जाएगा, 4 की पावर n आ जाएगा। अब यही आंसर देने का एक और टेक्निक, वो दूसरी टेक्निक क्या है वो समझो जरा। व्हाट इज द सेकंड टेक्निक ऑफ आंसरिंग द सेम, अराइविंग एट द सेम आंसर। सेकंड टेक्निक ये है कि व्हेनेवर यू आर फॉर्मिंग 2 सबसेट्स, एक सबसेट A बना रहे हो और एक सबसेट B बना रहे हो, है ना। कहां से बना रहे हैं भाई, यहीं से तो एलिमेंट लेके बना रहे हैं। तो ये सेट के जो एलिमेंट हैं XK, तो XK एलिमेंट के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं। तो कोई एलिमेंट XK which belongs to P that has 4 choices। क्या, XK belongs to A and does not belongs to B, it does not belongs to A and belongs to B, it belongs to A and B both, और एक चॉइस ये भी हो सकती है कि XK does not belongs to A and XK does not belongs to B। बोलो हाँ या ना भाई। या तो दोनों में नहीं होगा, या तो दोनों में नहीं होगा, या तो दोनों में होगा, या तो A में होगा B में नहीं होगा, या A में नहीं होगा तो B में होगा। और कोई पांचवी चॉइस है क्या, किसी भी एलिमेंट के लिए कोई पांचवी चॉइस नहीं है। तो ऑब्वियस बात है कि एलिमेंट कितने हैं,
n एलिमेंट है, सीधा 4 की पावर n। सीधा 4 की पावर n। तो ये 4 की पावर n डायरेक्टली हो जाएगा कि x1 के लिए भी कितनी चॉइसेस हैं, 4 वेज हैं, x2 के लिए भी कितनी चॉइसेस हैं, 4 वेज हैं, तो सारे एलिमेंट के लिए 4 चॉइसेस हैं। तो xn के लिए भी कितनी चॉइसेस हैं, 4 वेज हैं। तो ये आंसर जस्टिफाई हो गया। अब इसी पर्सपेक्टिव से देखो तो आंसर, कोई भी आंसर की बात करो, जैसे फर्स्ट केस का आंसर करना है, केस 1। अब मैं ये क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, है ना, ये आप समझ गए होंगे, तो इसको मैं हटा रहा हूं। सो आई एम नाउ हैविंग द वर्किंग स्पेस। फर्स्ट केस का आंसर कैसे होगा, बोलो, बताओ आप मुझे। पहले पार्ट का आंसर क्या, पहले पार्ट में ए और बी का एक कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए और ए यूनियन बी पी होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि एक्स के अगर बिलोंग्स टू ए है तो एक्स के डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन नल होना चाहिए, एक चॉइस है। और एक्स के डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देन एक्स के बिलोंग्स टू बी। क्यों? क्योंकि दोनों का यूनियन पी होना चाहिए, तो जो एलिमेंट ए में नहीं होगा वो बी में जरूर होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, और बी में नहीं होगा तो ए में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कौन सा चॉइस इररिलेवेंट हो गया? एक्स के लिए जो 4 चॉइसेस थी, इसमें से एक्स के ना तो ए में है ना तो बी में है, ये वाला भी हट जाएगा, 2 हट जाएंगे सर। और ये वाला भी हट जाएगा, तो सिर्फ ये 2 चॉइसेस रह जाएंगी। तो ईच एलिमेंट हैज 2 चॉइस, ईच एलिमेंट हैज 2 चॉइस, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 2 की पावर n। पहला पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट की बात करो। अब दूसरे पार्ट में क्या करोगे जरा बताओ। सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में आप बोलोगे कि ए और बी में कॉमन एक ही एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो पहले वो एक एलिमेंट सेलेक्ट करो। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग वन एलिमेंट फॉर ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट जो कॉमन डालना है, वो एलिमेंट कैसे लेंगे वो पहले सोचना पड़ेगा आपको। ये है ए एंड बी, तो ये कॉमन रीजन के लिए, अगर ये ए है ये बी है, तो यहाँ के लिए एक एलिमेंट डालना है हमें, तो चूज करना पड़ेगा आपको। एनसी वन वेज, एन में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करो और उसको यहाँ पर डाल दो। यहाँ मान लो एक्स के कोई डाल दिया। अब बचे कितने एलिमेंट? बचे n-1 एलिमेंट। वो n-1 एलिमेंट कैसे होने चाहिए? फॉर रेस्ट n-1 एलिमेंट, एक एक में जा रहा है तो दूसरा बी में नहीं जाएगा, एक बी में जा रहा है तो दूसरा ए में नहीं जाएगा। each has 2 choices। उनको इन दोनों में से कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, या तो इसमें जाए या तो इसमें जाए, दोनों में नहीं जा सकता। तो यही 2 चॉइसेस हर एक के लिए होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा? nc1 इंटू 2 रेज टू द पावर, बोलो, n-1। तो ये हो गया। ऐसे ही ये वाला भी हो जाएगा। आप समझ गए ना? इसका आंसर क्या होगा? ये सेकंड थर्ड पार्ट का nc2 2 सेलेक्ट करो, उसको कॉमन में डाल दो, और बचे हुए जो n-2 है उनके लिए 2 चॉइसेस। और जब यहाँ बोल रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एलिमेंट, दैट्स इट, देयर इज नो अदर कंडीशन। अब क्या होगा? जीपी बना ली, हाँ क्या? जीपी बना के कर दिया था जीपी मतलब कैसे, क्या कर रहे हो? सर। nc3 इंटू 2 की पावर n-3 प्लस 2 की पावर n-2, सो प्लस 2 की पावर n-4, सो नहीं, nc3 तो हो गया, तुमने 3 एलिमेंट सेलेक्ट किया और कॉमन में डाल दिया यहाँ के लिए। फिर जो बचे हुए एलिमेंट हैं कितने हैं? n-3। वो n-3 जो बचे हुए n-3 एलिमेंट है उनके लिए कितनी चॉइसेस हैं? रेस्ट n-3 के लिए हर एक के लिए कितनी चॉइस है? तो 4 x के 4
क्यों? वो दोनों में जा सकता है क्या? x के बिलोंग्स टू a डज नॉट बिलोंग्स टू b हो सकता है, बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड बिलोंग्स टू b हो सकता है, एंड डज नॉट नाइदर बिलोंग्स टू a एंड नाइदर बिलोंग्स टू b ये भी हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ वो कंडीशन हट गई कि a और b का यूनियन करके p सेट कंप्लीट फॉर्म हो जाना चाहिए। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो a सेट में गए ना तो b सेट में गए, बट दोनों में चला जाए वो नहीं हो सकता। ये किसके बारे में बात हो रही है? रेस्ट n-3 एलिमेंट की बात करें, क्योंकि हमें a इंटरसेक्शन b में सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट चाहिए, वो 3 ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो बचे हुए n-3 के लिए हर एक के लिए 3 चॉइस है, तो 3 की पावर n-3 होगा, तो NC3 इंटू 3 की पावर n-3। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो है करने हैं, तो आपको थोड़ा इस बात को समझना पड़ेगी। तो मैंने 2 पार्टीशन की बात करी, हो सकता है कहीं पर सर 3 असाइनमेंट लेवल 2 में थे, मैंने भेजे भी थे आपको, वो है आगे जाके। और चलो कोई बात नहीं, तो कर जाएंगे सारे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गए। यस सर, अब तो क्लियर है सर। शायद ये 3 वाला जो आखिरी केस है ना, शायद वही था उसमें। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद इसमें 11 एंड 12 क्वेश्चन के बारे में किसी बच्चे ने पूछा, किसने पूछा था? यक्ष ने पूछा था क्या? तो 12 में मेरे को भी थोड़ा डाउट है, वो इंटरसेक्शन ना सर्कल और स्ट्रेट लाइन का थोड़ा डाउट है। हाँ, मैं कर दे रहा हूँ, जस्ट मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ये गेम 5 की बात कर रहे थे हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पहले मैं टेकअप कर रहा हूँ, फिर 12 कर रहा हूँ गेम 5 का, सॉरी टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5 का, वेरी सॉरी। इलेवेंथ क्वेश्चन बोला गया, इन अ क्लब इलेक्शन द नंबर ऑफ कॉन्टेस्टेंट इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ मैक्सिमम कैंडिडेट फॉर विच अ वोटर कैन वोट। तो मैंने बोला लेट अ वोटर कैन वोट at most n contestant। अगर कोई वोटर ज्यादा से ज्यादा n कंटेस्टेंट को वोट कर सकता है, अगर हम ये एज्यूम कर लें, तो बोल रहे हैं अ क्लब इलेक्शन द नंबर ऑफ कंटेस्टेंट इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ मैक्सिमम कैंडिडेट फॉर विच अ वोटर कैन वोट। तो नंबर ऑफ कंटेस्टेंट क्या हो गए भाई? अगर ऐसा एज्यूम किया तो देयरफॉर एज पर द क्वेश्चन नंबर ऑफ कंटेस्टेंट क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कंटेस्टेंट हो जाएंगे n+1। अब बोल रहे हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ वोटर कैन वोट इज 62, तो अगर n+1, अब ये भी लिख सकते हैं कि अ वोटर कैन वोट n-1 कंटेस्टेंट एंड नंबर ऑफ कंटेस्टेंट n, ये भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा और सिंपल बनाना हो तो मैं ऐसे लिख दूंगा, n-1 वोट मैक्सिमम डाल सकता है, ये एज्यूम कर लिया, तो n नंबर ऑफ कंटेस्टेंट हो गए। अब बोल रहे हैं कि इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ वोटर कैन वोट, तो भाई ये वोटर कितने तरीके से वोट कर सकता है? तो n कंटेस्टेंट है, तो हो सकता है कि n में से एक ही कंटेस्टेंट को वोट करे, या हो सकता है 2n-2 इक्वल टू 62 होगा सीधा, NC2 या NC3, या हो सकता है कि NCn-1, क्योंकि n-1 से ज्यादा वोट नहीं कास्ट कर सकता है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज वोटर कैन वोट is equal to this, and this is nothing but 2 मिसिंग है, देखो NC0 मिसिंग है और NC0, यस सर, तो 2 की पावर n-2 कर देंगे इक्वल टू 2 की 62। पावर n-2 and it is given as 62, and therefore 2 की पावर n is equal to 64। 64 होता है 2 की पावर 6, यस सर, and therefore n equal to 6 आ गया। तो n की वैल्यू 6 आ गई, तो नंबर ऑफ कंटेस्टेंट हमने एज्यूम किया था, वो इवेलुएट हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जो अगला क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन ठीक है, बहुत डिफिकल्ट वाली बात कुछ नहीं थी। ये देखो, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 12th क्वेश्चन T5 का, बोला जा रहा है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं बोलूं आपसे कि दो सर्कल्स मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं? मिनिमम तो 0, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ POI ऑफ टू सर्कल, ऑफ पेयर ऑफ सर्कल 2 है। अच्छा, दो लाइंस मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? 1 और एक सर्कल और एक लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है? 2 बस, तो बात खत्म हो गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ POI ऑफ टू लाइंस 1 आपने बोला, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड लाइन, इट इज 2। अब बोला गया, इन्होंने बोला कि 8 सर्कल्स हैं टोटल और कुछ लाइंस हैं। कितनी लाइंस हैं? देयर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ 8 लाइंस हैं, 8 स्ट्रेट लाइंस हैं, L1 L2 L3 L8, एंड 4 सर्कल है C1 C2 C3 C4। तो बोल रहे इनसे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस। तो मैंने बोला कि इंटरसेक्शन 3 तरह के होंगे, सर्कल विद सर्कल प्लस नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विद लाइन प्लस नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड लाइन। जब यहां मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, दैट मींस every pair of curve are generating different intersections so that the total no two point of intersection coincide। तो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम डिफरेंट मान रहे हैं और सारे पेयर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड जनरेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। तो सर्कल विद सर्कल के कितने होंगे भाई? तो जितने पेयर होंगे उसका डबल, क्योंकि हर पेयर से 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो 4 सर्कल है तो 4C2 पेयर बनेंगे और हर एक पेयर से 2 इंटरसेक्शन मिलेंगे, प्लस सर्कल विद लाइन 8C1, 8 लाइन में से एक लाइन सेलेक्ट कर लो, 4 सर्कल में से एक सर्कल सेलेक्ट कर लो, तो 8 4 जा 32 पेयर बनेंगे और हर एक पेयर से 2 बनेंगे, प्लस लाइन विद लाइन 8 लाइन है, उसमें से कोई 2 लाइन सेलेक्ट करके और उससे 1 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पेयर ऑफ लाइन जनरेट्स मैक्सिमम 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो योर आंसर इज 12 प्लस 64 प्लस 8C2 का मतलब क्या होता है? 8 into 7 divided by 2। तो ये आंसर इज 12 प्लस 64 प्लस 28। 28 एंड 12 मिलके कितने हो गए? 40। 40 प्लस 64 इज 104। 104 नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। क्लियर है जी? कोई डाउट तो नहीं? तो आई डोंट थिंक इसमें और कोई इश्यू था। तो ये आपने 5th में आपने बता दिया। 13th क्वेश्चन भी डाउट पूछा गया और 25th, तो ये देख लो फटाफट जल्दी से। 13th एंड 25th भी देख लो। सर अभी तो ये होगी ना सर एक और क्लास? हाँ 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 होगी जी, अभी होगी। जब तक सारे नहीं खत्म हो जाएंगे तब तक इसकी डाउट क्लास होगी, डोंट वरी। ठीक है, 13th क्या है? 13th क्वेश्चन में दिया था 32C4 प्लस सिग्मा 37 माइनस IC3 where I varies from 1 to 5। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 32C4 प्लस क्या आएगा? ये 32C बाई 5 करो, 5 तो 32C3 प्लस 4 करेंगे तो 33C3, 5 करेंगे तो 3 करेंगे तो 34C3 एंड 2 करेंगे तो 35C3, 1 करेंगे तो 36C3। तो ये तो पास्कल ट्रायंगल, पास्कल रूल लग रहा है। देखो
ये बन जाएगा 33C4 प्लस 33C3, फिर ये बन जाएगा 34C4 प्लस 34C3। हो ही जाएगा ना, समझ रहे हो क्या आंसर आ जाएगा फाइनली। तो प्रोसीडिंग सिमिलरली यूजिंग पास्कल्स रूल, लास्ट क्या आएगा, लास्ट आएगा 36C4 प्लस 36C3, तो आ जाएगा 37C4। 37C4 बोलो या इसी को 37C33 भी बोल सकते हो। तो इसमें आंसर में 37C33 बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद एक क्वेश्चन था 25th, क्या था जी इसमें, और कोई क्वेश्चन में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 25th में भी कोई इश्यू नहीं था, सारे ऑप्शन को आपको चेक ही करना था। इसमें देखो तो ए ऑप्शन एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज n+1 CR, तो ऑप्शन ए तो डायरेक्टली करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन को एक बार चेक कर लो। ऑप्शन डी भी सही है। तो अगर आप 25th की बात करो तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n+1 CR, पास्कल रूल था। और ऑप्शन डी सही है, जो वर्बली जो दिख रहा है सही उसकी बात कर रहा हूं मैं, NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR, ये भी सही है। अब रह गया सी और बी, ये डी था, डी, ए और डी तो सही है, बी क्या है, बी बोल रहे हैं, बी ऑप्शन देखो NPR प्लस R टाइम्स NPR माइनस 1, NPR मतलब होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस R फैक्टोरियल, और प्लस ये हो गया तुम्हारा R टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। अब अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल कॉमन मिल जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर R डिवाइडेड बाई n माइनस R प्लस 1 हो जाएगा। सो इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस R प्लस 1 में R ऐड हुआ था n+1 अपॉन n माइनस R प्लस 1, तो n+1 n फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई होकर के n+1 फैक्टोरियल हो गया, और डिनोमिनेटर में आ गया n+1 माइनस R का फैक्टोरियल, n+1 माइनस R फैक्टोरियल। ये तो क्लियर दिख रहा है कि n+1 PR हो गया, तो ये वाला भी तुम्हारा मैच कर रहा है आंसर। तो ABD ये भी बी भी सही हो गया, तो ABD सही है, सी आप देख लोगे सी अपने आप रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। A इज ट्रू, D इज ट्रू एंड B इज ट्रू, तो ऑप्शन इज A, B एंड D करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस को इनकरेक्ट चेक करने के लिए जरूरी नहीं कि आप पूरा उसको वर्कआउट करो, कुछ एक सुटेबल वैल्यू n की डाल करके R की डाल करके भी आप देख सकते हो, जो डायरेक्टिव उसको जो है इनकरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, अब 6, 7, 8, 9 ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके भी बहुत सारे डाउट शेयर हुए हैं, तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 6, 7, 8 एंड 9 के डाउट्स, और जो मेहुल के भी कुछ डाउट और है एडिशनल, तो वो कल डिस्कस करेंगे। तो आज वाली क्लास को बेटा यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, और फिर 10:15 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी। बाइनोमियल वाली ऑनलाइन है ऑफलाइन है? बाइनोमियल वाली ऑफलाइन है, मतलब ऑफलाइन ही लेंगे, जो लोग ऑनलाइन है वो अपना ऑनलाइन लगाएंगे। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं मिस्टर केशव, कोई बात नहीं। सर कल वाला डाउट सेशन सर ये सुबह वाली क्लास ही होगी ना, सुबह वाली टाइमिंग्स पर?
हाँ वही होगी बेटा, एक बार अभी मतलब कि अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा तो बताया जाएगा, यही टाइम रखेंगे, ये ज्यादा सुटेबल है। सर ये वाला मत लेना, लेकिन नहीं, ये वाला कल हो नहीं सकता। कल कौन सा दिन है? सैटरडे। सैटरडे है ना? सैटरडे। हाँ सैटरडे को ये टाइम में नहीं हो सकता क्योंकि वो +2 की क्लास होती है। सर 10 तो बजे से पहले मत करा करो क्लासेस। एक, अच्छा तू सो के उठता नहीं? नहीं मैं बाहर होता हूँ, क्या कर रहा होता है बाहर? टेनिस खेलने जाता हूँ मैं सुबह, 9 बजे वापस आता हूँ। चल भाई ठीक है, टेनिस भी खेल लेगा, IIT में भी जाना है रैंक लेकर के, दोनों काम एक साथ हैं। तो टेनिस तो और अर्ली जा सकता है भाई। मैं 6 बजे जाता हूँ। 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक तू टेनिस खेलता है? हाँ बेटा कुछ ज्यादा ही ऐश नहीं हो रही? मतलब सुबह का टाइम है उधर तो सोता ही नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा है ये, थोड़ा सा कम करो इसको यार। 3 घंटे बहुत होता है टेनिस का गेम, मतलब 1 घंटे अगर खेल लो तो सफिशिएंट होता है, 1 घंटे खेलो, ज्यादा से घंटा ज्यादा भर तो वार्म अप में ही लग जाता है, सुबह इतनी ठंड होती है। नहीं। तुम्हें अपना समय बचाना है, ये देखो कैसे बचाओगे भाई। ठंड तो होगी, टेनिस भी खेलना है, तो वार्म अप करने के लिए पहले से वार्म अप होके जाओ। नहीं बेटा, रेगुलर क्लास ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। जो लोग ऑनलाइन लगाते हैं, जो ऑफलाइन नहीं आ सकते वही लोग ऑनलाइन लगाएंगे, बाकी सब लोग के ऑनलाइन है, ठीक है? ओके, सो लेट्स क्लोज द कॉल बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा पटी, बाय।